तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में हम सिलिकॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलिकॉन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर भी समझेंगे, आखिर ये क्या होते हैं अकार्बनिक बहुलक। तो इस चैप्टर के और भी नोट्स आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएंगे, तो चेक जरूर करें। तो क्या होते हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर? तो क्योंकि हम यहाँ पर इनऑर्गेनिक पॉलीमर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सिलिकॉन्स भी एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि आखिर ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर क्या होते हैं। यहाँ पे आप सिलिकॉन्स का जो फॉर्मूला है आप देख सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को अकार्बनिक बहुलक का डेफिनेशन बताती हूँ, देन स्ट्रक्चर के थ्रू हम और इसे अच्छे से समझेंगे। तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर वे विशाल मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी मूल संरचना में कार्बन एटम नहीं पाए जाते हैं। इनमें कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखिए। ये जो सिलिकॉन होते हैं वो अकार्बनिक बहुलक या इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर ये पॉलीमर क्या होते हैं, बहुलक क्या होते हैं। बहुलक मतलब छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनता है तो वो बहुलक कहलाता है। मतलब एक देखा जाए तो एक के बाद एक यूनिट जो है वो जुड़ते जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो क्रमशः एक के बाद एक यूनिट जो है वो जुड़ते जा रहे हैं। तो ये जो है वो बहुलक या फिर पॉलीमर कहलाते हैं। और इनऑर्गेनिक पॉलीमर वे पॉलीमर होते हैं जिनमें कोई भी कार्बन एटम नहीं पाया जाता। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कार्बन एटम जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो यही कहा गया है कि इनकी मूल संरचना में कार्बन एटम नहीं पाए जाते हैं, इनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, मतलब इनमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। तो क्लियर हुआ गाइस। यहाँ पे आप पॉलीफॉस्फेट का भी आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो ये भी आप इनऑर्गेनिक पॉलीमर के एग्जांपल में लिख सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको इनऑर्गेनिक पॉलीमर क्या होते हैं, और सिलिकॉन इनऑर्गेनिक पॉलीमर के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर हम सिलिकॉन्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, देन उसके बाद मैं इसका आप लोगों को मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बताऊंगी। तो पहला पॉइंट, सिलिकॉन एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर का ग्रुप है जो कि मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले ही बताया कि ये अकार्बनिक बहुलक होते हैं। सेकंड चीज, इनमें सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन एटम एकांतर क्रम पर रिंग सीरीज नेट के रूप में जुड़े रहते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि इसमें जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम है वो एक के बाद एक एकांतर क्रम में, मतलब कहने का मतलब है कि अल्टरनेट, पहले सिलिकॉन देन ऑक्सीजन देन सिलिकॉन देन ऑक्सीजन, इस तरीके से एकांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। और इसकी संरचना अनेक प्रकार की होती है। आगे जब मैं आप लोगों को बताऊंगी तो बहुत सारे इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। श्रृंखला के रूप में, मतलब सीरीज के रूप में भी पाए जाते हैं, रिंग के रूप में भी पाए जाते हैं, मतलब वलय के रूप में, जाल के रूप में भी पाए जाते हैं, नेट के रूप में। तो अलग अलग इसकी स्ट्रक्चर होती है सिलिकॉन की। सिलिकॉन का फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो, Rn सिलिकॉन ऑक्सीजन 4 - n/2m। यहाँ पे जो n आपको पता है नंबर होता है 0, 1, 2, 3। m का मतलब एक से अधिक अंक को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और r मतलब एल्किल ग्रुप होता है। तो ये है आपका सिलिकॉन का फॉर्मूला। तो जस्ट यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिलिकॉन के बारे में बताया हुआ है। तो मान लो कभी आता है सिलिकॉन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताइए, तो थोड़ा सा 3-4 पॉइंट आप सिलिकॉन के बारे में पहले लिख लेना कि इनऑर्गेनिक, ये जो होते हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं, सिलिकॉन का फॉर्मूला होता है, ये सब आपको लिखना चाहिए। देन चलिए हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं। तो इनमें हाई एवं लो टेम्परेचर के लिए बेहतर प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। मतलब जल्दी से इनमें टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है सिलिकॉन के ऊपर। हालांकि अनेक प्रकार के सिलिकॉन होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम देख लेते हैं। इनमें हाई एवं लो टेम्परेचर के लिए बेहतर प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। ये सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस तथा सॉल्ट सॉल्यूशन के प्रति निष्क्रिय होते हैं, मतलब उनका उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मृदु अम्ल, मृदु क्षार, लवण, विलयन के प्रति निष्क्रिय होते हैं। सभी विद्युत प्रतिरोधी होते हैं, मतलब ये जो सिलिकॉन होते हैं विद्युत प्रतिरोधी होते हैं, मतलब करंट का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यूवी लाइट से अप्रभावित रहते हैं, अगर हम अल्ट्रावायलेट लाइट इस पर डालें तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये झाग उत्पन्न नहीं करते हैं सिलिकॉन के द्वारा, सिलिकॉन में कोई भी झाग उत्पन्न भी नहीं होता है। तो ये तो था गाइस इसके सिलिकॉन का इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो कि एग्जाम में बहुत बार आते हैं और आ चुके हैं आपके एग्जाम में। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप जरूर तैयारी कीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर हम सिलिकॉन बनाएंगे। तो सिलिकॉन आखिर कैसे बनता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे आपको 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। 3 स्टेप के बाद ही हम
लास्ट वाले स्टेप में सिलिकॉन का फॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहला स्टेप मैं आप लोगों को बताती हूँ। सिलिकॉन के निर्माण में 3 स्टेप होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम माध्यमिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, मतलब प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड का होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम वही बनाते हैं। तो चलिए देखिए, सिलिकॉन तथा मेथिल क्लोराइड, यहाँ पे आप देख रहे हो मेथिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल हम लोगों ने लिया हुआ है 2CH3Cl, और सिलिकॉन हाई टेम्परेचर पर कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, मतलब कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पे हाई टेम्परेचर पे हम रिएक्शन कराते हैं। और रिएक्शन कराने के बाद हमें डाई मेथिल क्लोरो सिलेन प्राप्त होता है। यहाँ पे आप डाई लिखना भूल गई हूँ, डाई मेथिल क्लोरो सिलेन प्राप्त होता है, CH3 सिलिकॉन Cl2। और साथ में हमें 70% प्रोडक्ट भी, यहाँ पे 70% प्रोडक्ट भी हमें मिलता है। बहुत सारे अलग अलग उत्पाद भी बनते हैं, बट 70% प्रोडक्ट का सिलिकॉन बनाने में कोई उतना यूज नहीं होता है। केवल हम ये जहाँ पे आप देख रहे हो डाई मेथिल क्लोरोसाइलेन, उसी का मेन रोल होता है, डाई मेथिल डाई क्लोरोसिलेन। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसे सुधार लेना, यहाँ पे आएगा आपका डाई मेथिल, क्योंकि 2 मेथिल है, और क्लोरो, यहाँ पे 2 क्लोरो है, डाई क्लोरोसाइलेन या सिलेन। क्लियर हुआ? डाई मेथिल डाई क्लोरोसिलेन। अब देखिए 70% प्रोडक्ट में हमारा क्या क्या आएगा वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि आप लोग ये डाउट मत रहे कि आखिर क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये सब चीज रहता है गाइस 70% प्रोडक्ट में। यहाँ पे देख रहे हो उपयुक्त रिएक्शन में CH3 सिलिकॉन Cl3 12% प्रोडक्ट, और ये 5% प्रोडक्ट के साथ साथ SiCl4 ये सब कंपाउंड बनते हैं। तो ये 70% प्रोडक्ट का यहाँ पे डिटेल है। लिखना चाहो तो लिख लेना, अगर मन नहीं है लिखने का तो भी नहीं लिखोगे तो चलेगा। मेन हमारा यही चीज है, CH3 SiCl2 डाई मेथिल डाई क्लोरोसिलेन। इनमें सिलिकॉन बनाने के लिए केवल इसी कंपाउंड का ही उपयोगी है, अतः इसे अलग कर लिया जाता है। हम जो 70% प्रोडक्ट है, इससे हम लोग इस कंपाउंड को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। यह सिलिकॉन बनाने का फर्स्ट स्टेप है। अब हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिल चुका है फर्स्ट स्टेप में। क्या क्या किया हम लोग फर्स्ट स्टेप में? सिलिकॉन के साथ हम लोगों ने मेथिल क्लोराइड का रिएक्शन कराया हाई टेम्परेचर में कॉपर उत्प्रेरक के प्रेजेंस में, जिससे हमें डाई मेथिल डाई क्लोरोसिलेन या साइलेन प्राप्त हुआ। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। अब चलिए हम सेकंड स्टेप में आते हैं। सेकंड स्टेप माध्यमिक यौगिकों का जल अपघटन, मतलब जो हम लोगों ने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया हुआ था, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाया हुआ है फर्स्ट स्टेप में, उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब जल अपघटन करेंगे। तो डाई मेथिल डाई क्लोरो, यहाँ पे आप देख रहे हो डाई सिलेन का हाइड्रोलिसिस करने पर डाई मेथिल हाइड्रोक्सी सिलेन प्राप्त होता है। अब चलिए हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो जैसे हम जल अपघटन करेंगे, देखिए 2 HCl के मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेंगे, क्योंकि देखिए H2O हमें पता है तो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, H+ और OH-। तो H+ जो है वो इस Cl के साथ जुड़ जाएंगे और 2 HCl बना करके बाहर निकल जाएंगे। बाकी ये OH है वो इधर सिलिकॉन के साथ इस तरीके से OH2 बना करके जुड़ जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है गाइस। तो अब हम क्या कर लिए हैं, सेकेंड स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस कर लिए हैं किसका, हमारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का। अब ये जो आपका बनेगा, इसी से हम इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, मतलब बहुलीकरण करेंगे, और हम सिलिकॉन्स बनाएंगे। लास्ट स्टेप देखिए आप, थर्ड स्टेप एल्किल हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों का बहुलीकरण, मतलब इसका हम पॉलीमराइजेशन करेंगे, बहुलीकरण करेंगे। अगर आप पॉलीमराइजेशन वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नहीं किए हो तो वो वीडियो भी ऑलरेडी बन चुके हैं, BSc थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉलीमर, उसका भी पूरा नोट्स बना हुआ है। अगर आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब होता है। अब देखिए चलिए हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, इसका बहुलीकरण। अब हम क्या करते हैं, डाई मेथिल डाई, यहाँ पे जो CH3 SiOH2 है जो कि एल्किल हाइड्रोक्सी उत्पन्न है, उसका हम लोग 2 मॉलिक्यूल के साथ जो है वो हम लोग ऐसा रिएक्शन कराते हैं। देखिए ये जो है इसे मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ थोड़ा सा फैला करके, ताकि जो भी मैकेनिज्म हो रहा है मैं आप लोगों को समझा सकूं। तो देखिए CH3 के 2 मॉलिक्यूल है, तो हम लोग ऊपर नीचे CH3 लिख दिए हैं, और OH भी कितना है, 2 है, तो इस तरीके से आगे पीछे हमने OH लिखा है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल का जब हम रिएक्शन कराते हैं, सेम मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं, सेम हाइड्रोक्सी उत्पन्न हम लोग लेते हैं एल्किल का, तो यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। आप देख रहे हो OH यहाँ पे है,
तो यहाँ का एक H और यहाँ का OH, यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और जैसे ये वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है ऑक्सीजन के साथ ये इस तरीके से बॉन्ड बन जाता है। यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल निकला और ऑक्सीजन सिलिकॉन इस तरीके से बॉन्ड बन गए, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से बना। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इसका क्या कर रहे हैं, बहुलीकरण कर रहे हैं, पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, तो हम इस चेन को कंटिन्यू बढ़ा सकते हैं, जितना हम चाहे इस चेन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक मॉलिक्यूल यहाँ पे हम एल्किल हाइड्रोक्सी बन का लेते हैं और इसके साथ फिर रिएक्शन कराते हैं। देखिए यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट बना था उसका एक मॉलिक्यूल मैं यहाँ से फिर एक लूंगी और इसका रिएक्शन फिर इसके साथ कराऊंगी। तो जब मैं इसका रिएक्शन फिर से इसके साथ कराऊंगी तो फिर से वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। यहाँ पे देखिए HOH, फिर से वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और अब जब वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तो फिर से ये O जो है वो इस CI के साथ आकर के जुड़ जाएंगे, और ये चेन क्या होगा, जब तक हम चलाएंगे कंटिन्यू ये रिएक्शन चलते रहेगा और इस तरीके से लंबी श्रृंखला बनते रहेगा। तो बहुलक ये क्या होते हैं, आपकी इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं। और पॉलीमर का मतलब क्या होता है, बहुत सारे यूनिट एक के बाद एक के बाद एक के बाद जुड़ते जाते हैं, और यही आपके क्या होते हैं, बहुलक या पॉलीमर। तो जो सिलिकॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम फैक्ट्री वगैरह में सिलिकॉन बनाए तो ये जो श्रृंखला है, ये जो सीरीज है वो चलते ही रहेगा। इसको हम लोग स्टॉप भी कर सकते हैं। हम लोग इसमें कुछ सब्सटेंस, कुछ पदार्थ मिलाते हैं जिससे ये जो कंटिन्यू जो चेन है वो रुक सकता है। क्योंकि अगर हम लोग वो प्रोडक्ट नहीं मिलाएंगे तो फिर ये चेन क्या होगा, ये चलते ही रहेगा कंटिन्यू, एक के बाद ऑक्सीजन बॉन्ड ऐसे जुड़ते जाएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल निकलते जाएगा, लंबा चेन बनते जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, इसमें CH3 डाल देने से बहुलक अणुओं का प्रसार रुक जाता है। तो ये प्रोडक्ट अगर हम लोग इसमें मिला दें, इसके साथ रिएक्शन करा दें, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी मैं बता रही हूँ, इसके साथ अगर हम इसको रिएक्शन करा दें तो ये जो श्रृंखला है जो आगे बढ़ते जाती है वो रुक जाता है, और हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सिलिकॉन का हमें मिल जाता है। इसके बाद गाइज मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन बताऊंगी, कितने प्रकार के सिलिकॉन्स होते हैं, जैसे कि रबर सिलिकॉन, बहुत सारे सिलिकॉन है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। प्लस मैं आपका सिलिकॉन का क्या क्या यूज होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आज का क्लियर हुआ गाइज, जो भी डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।